हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय संशोधित संस्करण एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। देखिए, इस बुक में जो है सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं। एक सेट में 50 प्रश्न दिया गया है। हम लोग सभी सेट्स को इसी प्रकार से कवर करेंगे। और यह जो एडुटेरिया बिहार स्पेशल का नया बुक है, न्यू बुक है, वह खास करके 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम इस वर्ष होने वाला है उसके लिए, साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोर्ट्स और जितने भी आगामी बिहार में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज हमारा यह सेट नंबर 1 है। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सेट वाइज कवर करेंगे और एक सेट में 50 प्रश्न हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन, बिहार जी के प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। आंसर सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं। सबसे पुराने अवशेष जो हैं ये आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं। मुंगेर, नालंदा, गया और पटना जिले में उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी, विभिन्न उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार इत्यादि प्राप्त हुए हैं। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण कालीन औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष जो हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं मुंगेर से। इससे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और नवपाषाण कालीन औजार यानी कि नव प्रस्तर युग जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, सारण जिले के चिरांद और वैशाली के चेचर से प्राप्त हुए हैं। क्लियर। प्रश्न में पूछा गया है सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं। मुंगेर, नालंदा, गया और पटना जिले में उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी, विभिन्न उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी भाग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है यह कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह अथर्ववेद है। अथर्ववेद है, याद रखेंगे, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यह अथर्ववेद में मिलता है। ये भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न हमारा कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था, आपको भली भांति याद है। और देखिए राजधानी जो बनाया था मगध साम्राज्य की, ये बनाया था गिरिब्रज में। गिरिब्रज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आपके लिए मैं कितना बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता हूँ। और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए मौर्यकालीन नगर व्यवस्था की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। और इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए 6 समितियों का वर्णन किया हुआ है। 6 समिति राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम वही बात करें कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था, तो साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। क्लियर है। एक है उत्तरापथ, उंगली पर काउंट करेंगे, उत्तरापथ राजधानी इसकी तक्षशिला थी। दूसरा अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। चौथा दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। पांचवा प्रासी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ आयोजित की गई थी। पहला हुआ था कहाँ पर, तो पहला हुआ था
कहाँ पर फ्रेंड्स? अजात शत्रु के समय में राजगृह में। दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पर तीसरा पूछा गया है तो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए ये प्रश्न जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी में। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी जो है यह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी सिलसिले से, फिरदौसी सिलसिले से। ठीक है, और इनका पूछा गया है दरगाह कहाँ पर है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिहार शरीफ में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका मनेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी जो थी ये कहाँ पर थी? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार शरीफ में थी। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? अच्छा, बात कर्नाट वंश की आई है तो यहाँ पर देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाएगा तो हरि सिंह देव थे। कौन थे? हरि सिंह देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी पूछा गया है जो कि सिमरावगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये भी आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध जो है, ध्यान रखेंगे यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, सुल्तान के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए अब प्रश्न कंप्लीट हो गया। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका दरिया खां नुहानी हो जाएगा। दरिया खां नुहानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त कहाँ से हुए हैं? भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, वह मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह मुगल सम्राट जो है यह कौन है? तो राइट आंसर इसका फर्रुखसियर हो जाएगा। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक जो है यह 1713 में हुआ था और इसका जन्म जो है पटना में हुआ था फर्रुखसियर का। ठीक है, चलिए बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? पहला सुल्तान बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला, तो फ्रेंड्स ये इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो यह बंगाल का नवाब कौन था? तो फ्रेंड्स यह मीर कासिम था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मीर कासिम राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? तो ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में शुरू कब हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स यह जो पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था 11 अगस्त 1942 को, और इसमें 7 व्यक्ति शहीद हुए थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए उंगली पर काउंट करेंगे इन 7 लोगों का नाम। पहले शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी,
शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 11 अगस्त 1942 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे बिहार में? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये वीर कुंवर सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में किया था पीर अली खां ने। किसने किया था? पीर अली खां ने किया था। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? अब देखिए नोनिया विद्रोह क्या था? तो सोरा उत्पादन में लगे नोनिया जाति के शोषण के विरुद्ध में हुआ था यह नोनिया विद्रोह। बिहार का जो क्षेत्र था जो नोनिया विद्रोह से प्रभावित हुआ था वो था हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है सारण, उसके बाद दिया गया है हाजीपुर मतलब वैशाली और पूर्णिया। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? बताएंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो देखिए ये जो क्षेत्र प्रभावित हुआ था ये आपका कौन कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए शाहाबाद हुआ था, पटना हुआ था, गया हुआ था और चंपारण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शाहाबाद, पटना, गया उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है यह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। कब? तो 1929 में। ठीक है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। और इसका विस्तार जो है गाँव में क्षेत्र क्षेत्र बिहार में क्षेत्र क्षेत्र तक करने में योगदान जो दिया था ये दिया था किसने? तो कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, इन सब वामपंथी नेताओं ने दिया था। तो यहाँ पर देखिए कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और पंचानन शर्मा का भी नाम आप याद रखेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी है, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना जो है यह 27 नवंबर 1921 को हुआ था। 27 नवंबर 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से कौन सा? तो पटना और भागलपुर। पटना और भागलपुर। ठीक है, चलिए क्योंकि ये गंगा के किनारे थे और व्यापार से जो है सहूलियत होती थी नदी से जुड़े होने के कारण। चलो उसके बाद देखिए बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन सा था? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो फ्रेंड्स ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुर्तगाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को 16 दिसंबर 1916 को जो है मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन किया गया था। इसके उपाध्यक्ष जो कौन बनाए गए थे? नवाब सरफराज हुसैन खां को बनाया गया था और मंत्री चंद्रवंशी सहाय को बनाया गया था। तो अध्यक्ष पूछा गया है मजहरुल हक, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ध्यान देंगे फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट 2 बार पटना आई थी। कब? तो 18 अप्रैल 1918 को, 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को, 25 जुलाई 1918 को। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि देशेर कथा, जिसका मतलब होता है देश की बात, इसके लेखक कौन थे? देशेर कथा के लेखक जो हैं ये सखाराम गणेश देवस्कर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रकाशन 1904 से किया गया है। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? बिहार प्रांत का गठन किया गया था और इसमें उड़ीसा बिहार में जो था सम्मिलित था। बिहार प्रांत का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को और इसमें उड़ीसा सम्मिलित था। बिहार और उड़ीसा अलग कब हुए थे?
तो ये 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा पृथक हुए थे, 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल जो है 164 है, 164 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान पूछा गया है, तो वास्तविक तो वैसे मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अगर वास्तविक न लगता, सिर्फ राज्य का प्रधान पूछता तो ये राज्यपाल होता है, ठीक है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है किसी भी राज्य का। चलिए, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा था? चलिए बताएंगे। ये 67th BPSC में पूछा गया प्रश्न है। ये अपना राज्य बिहार है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या, अनारक्षित पूछा गया। अगर आरक्षित पूछता तो अब ध्यान दीजिएगा, टोटल 243 बिहार में विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 38 सीट जो है ये SC के लिए रिजर्व है, और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद 2 सीट जो है ये ST के लिए रिजर्व है, यानी कि टोटल 40 सीट रिजर्व हो गए हैं। अब अनारक्षित कितने हो गए? तो इसमें से 40 घटा दीजिए 243 में से, तो 3 0 और 2 बच जाएंगे, यानी कि 203 सीट जो है ये अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव जो है यह 1952 में कराया गया था, 1952 में कराया गया था, ठीक है। चलिए, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद और राज्यसभा इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है ये सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है यह कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1968-69 में, और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे, और मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो ये 8 बार लगाया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? यानी कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? चलिए राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 88.7% है, और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है। तो ऑप्शन में देखेंगे 88.7 ग्रामीण और शहरी जनसंख्या 11.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में तीसरे नंबर पर है। पूछा गया कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पर जो है ये उत्तर प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर जो है ये महाराष्ट्र है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार की प्रथम चीनी मिल की स्थापना मढ़ौरा सारण में की गई थी। आपसे अब वर्ष पूछा गया है कि किस वर्ष की गई थी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 1904 में की गई थी बिहार की प्रथम चीनी मिल की स्थापना मढ़ौरा सारण में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 7 जिले जो हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो उंगली पर नाम काउंट करेंगे, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण।
तो सीमा साझा नहीं करता है नेपाल के साथ, तो देखिए पूर्णिया भी हो जाएगा और शिवहर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती हैं। एक धारवाड़ चट्टान है और एक विंध्यन चट्टान है। देखिए धारवाड़ चट्टान की, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है यह कहाँ पाई जाती हैं, तो ये दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो जिले आएंगे वो मुंगेर, जमुई, नवादा इन सब में पाया जाता है। और ये विंध्यन क्रम की चट्टान जो है ये रोहतास में पाया जाता है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। पुरानी कछारी मिट्टी को जाना जाता है किस नाम से, तो पुरानी को बांगर नाम से, और नवीन जलोढ़ मिट्टी है, कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसको खादर कहा जाता है, ठीक है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है। अब कभी कभी क्या होता है कि फीट में पूछ लिया जाता है, बट यहाँ पर मीटर में पूछा गया है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है मीटर में पूछा गया है, तो मीटर में कितना है, तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, मीटर में जो है ये 53 मीटर है। वहीं अगर फीट में पूछता तो 173 फीट होता। अच्छा, ये समुद्र तल से ऊंचाई पूछा गया है। अगर आपसे समुद्र तट से दूरी पूछा जाएगा बिहार की, तो ये लगभग जो है समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर की है लगभग, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। तो मैप पर आप देखिएगा ये आयताकार है, आयताकार राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। अब देखिए उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों याद रखना है। तो देखिए कोपन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार जो आता है ये आता है CWG में, और दक्षिणी बिहार जो आता है ये आता है AW में, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश भाग जो है यह किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो फ्रेंड्स यह मिट्टी कछारी मिट्टी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की कितने प्रमंडलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा गया था कि बिहार के किस प्रमंडल से होकर के गंगा नदी नहीं प्रभावित होती है। अब देखिए अगर हम बात करें टोटल प्रमंडल कितने हैं, तो 9 हैं। कहाँ से होकर के ये नहीं गुजरती है, किस प्रमंडल से होकर के, तो मगध और कोसी से होकर के, मात्र ये 2 प्रमंडल हैं मगध और कोसी, जिनसे होकर के गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। बाकी जितने भी बच गए अब 7, तो इन 7 से होकर के ये प्रवाहित होती है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न बनेगा कि गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले हैं, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, या कितने ज़िलों से होकर के गुजरती है गंगा नदी, तो ये कितने ज़िले हैं, तो ये 12 ज़िले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोलत जो है ये नवादा में है, ठीक है, ककोलत नवादा में है। चलिए कौन सा जलकुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है, राजगीर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बताया था कि रामेश्वर कुंड जिसमें राम आ रहा है, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये जो है राजगीर में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये मुंगेर में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये मुंगेर में है। ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये कहाँ पर है, मुंगेर में है, तो ये राजगीर में नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। मक्का का घर कहा जाता है बेगूसराय को। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा, रोज़ आपको एक सेट में करवा दूंगा।